हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। आज का टॉपिक हम लोग का रहेगा फिजिक्स, ठीक ना। हम लोग का टॉपिक क्या है? फिजिक्स है। और ये फिजिक्स हम लोगों को प्ले लिस्ट में भी अवेलेबल मिल जाएगा। ये जो भी लेक्चर पढ़ा रहे हैं प्ले लिस्ट में भी अवेलेबल होगा। और एक चीज़ आप लोगों को एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन दे दें कि अगर बेटर से बेटर तरीका से तैयारी करना चाहते हैं पॉलिटेक्निक एग्जाम का एकदम शानदार और लाजवाब तरीका से, तो आप लोगों को हम बोलते हैं कि H2O स्टडी का प्ले लिस्ट खोलिए। प्ले लिस्ट में आप लोगों को मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एकदम शानदार और लाजवाब तरीका से, मैथ में फुल्ली ट्रिकी रहेगा, फिजिक्स में अच्छा कॉन्सेप्ट थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल, और केमिस्ट्री में थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल प्लस यूज एंड प्रैक्टिस, सारा चीज़ यहाँ से आप लोगों को अवेलेबल है। तो आराम से क्या कीजिए, कोई भी फ्यूचर में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, फ्यूचर में कोई भी पॉलिटेक्निक का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप लोग यहाँ से आराम से कवर कर सकते हैं। तो ये छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए। और आप लोग को एक चीज़ फिर से बता दें कि थोड़ा शेयर कर दीजिए। शेयर आजकल आप लोग कम करना शुरू कर दिए हैं, मतलब कि शेयर कम कर रहे हैं। तो नहीं, कम नहीं करना, बस शेयर करते रहिए, मज़ा आएगा पढ़ने में। देखिए पहले भी पढ़ाए हैं, पहले वाला थ्योरी, पहले वाला लेक्चर देखिए, वहाँ से भी मज़ा आएगा पढ़ने में। और देखिए एक चीज़ आप लोग को बताते हैं कि पढ़ाई में कोई शॉर्टकट नहीं होता है, तो पढ़ाई में थोड़ा सा मेहनत कीजिए तो मज़ा आएगा। सोचिएगा नहीं कि शॉर्टकट में ही तब फिर सब चीज़ निकल जाएगा, नंबर वो शॉर्टकटे में आता है। फिर अगर शॉर्टकट में चाहिएगा, बहुत लोग मेरे पास फ़ोन कॉल्स मैसेज आता है, सर हमको इम्पोर्टेंट बता दीजिए। अरे ओहो, अरे पहले पढ़ तो लीजिए, थ्योरी पढ़ लीजिएगा तो आपको खुद ही इम्पोर्टेंट पता चल जाएगा कि इक्वेशन आने की संभावना है। और चाहे इम्पोर्टेंट रहे चाहे अनइम्पोर्टेंट रहे, थ्योरी पढ़ लीजिए ना, दोनों बन जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो बन जाएगा, जो अनइम्पोर्टेंट है वो बन जाएगा। तो थोड़ा सा शॉर्टकट मत अपनाइए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए ना, मेहनत कीजिए, मज़ा आएगा मेहनत करने में, जुनून रखिएगा। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बहस नहीं। तो आज का लेक्चर हम लोग का रहेगा थर्मल एक्सपेंशन। क्या रहेगा? थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन मतलब इसका हिंदी में बोलते हैं हम लोग ऊष्मीय प्रसार। ऊष्मीय प्रसार, देखिए नाम से कुछ कुछ आप लोगों को लग रहा होगा, अरे थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल मतलब होता है हीट, एक्सपेंशन मतलब होता है कि फैलना। तो जहां पे जिस चीज को, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग हीट करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट करेंगे, तो उसमें देखिएगा हीट करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन मतलब फैलेगा। लोहार के पास जाइए, एगो छोटा सा टुकड़ा लेके, लोहा का टुकड़ा, वो पूरा पीट पीट के इतना बड़ा चौड़ा, वो जो मिट्टी हटाने वाला कुदाल बना देगा ना, क्या कहते, तो वो सब कैसे करता है? वो सब थर्मल एक्सपेंशन ही है। तो आज थर्मल एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, बेटर तरीका से, एकदम खल्लास हो जाएगा आज। लेकिन हाँ, लास्ट तक बने रहिएगा, देखिएगा मजा आएगा। तो देखिए टॉपिक का नाम है थर्मल एक्सपेंशन, है हम लोग का फिजिक्स, उस हिंदी में बोलते हैं इसको ऊष्मीय प्रसार। तो इस थर्मल एक्सपेंशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट बता देते हैं, वो कॉन्सेप्ट देख लीजिए। देखिए थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल मतलब एक तरह का हीट होता है। तो हीट के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, हीट का यूनिट देख लेते हैं, हीट का कन्वर्सन कैसे किया जाता है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए हीट और एक होता है टेम्परेचर, हीट और एक टेम्परेचर। हीट मतलब होता है ऊष्मा, टेम्परेचर मतलब होता है तापमान। तो देखिए हीट एक तरह का क्या है? क्वांटिटी है। हीट एक तरह का क्या है? क्वांटिटी, मतलब फील करने लायक, फील करने लायक है ये हीट। लेकिन टेम्परेचर क्या है? ये एक तरह का न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। देखिए तो हीट हम लोगों को क्या आता है? फीलिंग आता है। लेकिन टेम्परेचर हम लोगों को पता चल जाता है कि ये इतना टेम्परेचर है, इतना टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर है। तो आई होप हीट टेम्परेचर में ये हो गया होगा। अब देखिए एक चीज यहाँ से और क्वेश्चन आप लोगों को बना देगा कि ये जो हीट है, या ये जो हीट है किधर से किधर की ओर फ्लो करता है। देखिए क्या हम बोले? हीट बोले, न कि टेम्परेचर।
हीट, ये जो हीट है यानी ये ऊष्मा है किधर से किधर की ओर फ्लो करता है, कौन सा डायरेक्शन, ये कौन रास्ता से जाएगा, इन्हें जो नलिया नहरवा वाला रास्ता जाता है वो वाला से जाएगा या इधर जो मेन रोडवा वाला है वो रास्ता से जाएगा, कैसे कैसे फ्लो करता है। तो इसमें ध्यान रखना है कि ये जो टेम्परेचर है वो कौन सा रास्ता अपनाता है, ये वाला जो इधर नहर के किनारे किनारे एगो रहता है ना वो रास्ता अपनाता है। मतलब ये जो हीट है, हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर हमेशा फ्लो करता है, इसको याद रखिएगा। हीट कहाँ से कहाँ तक, किधर से किधर की ओर फ्लो करता है, यानी नहर के रास्ते जाएगा, यानी हाई टेम्परेचर से किधर फ्लो करता है, लो टेम्परेचर की ओर। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो करता है। कोई भी आपको गर्म, ये जो कलछुल होता है ना, कलछुल दाल छनकाने वाला कलछुल जिसको बोलते हैं, वो कभी कभी गर्म, उसको वो पर डे गर्म होता है, जब उसको छुइए ना पता चलेगा, हाथों पूरा जला देगा। तो हाथों जला दिया, रोटी पकाते हैं तब भी देखिएगा, मतलब कोई भी गर्म ऑब्जेक्ट को छूने के बाद पता चल जाता है कि हाँ। तो उससे क्या पता चल रहा है, क्योंकि एज कंपेयर टू वो जो गर्म है उसके कंपेरिजन में हमारा हाथ क्या है, ठंडा है, तो उधर से हीट हमारे हाथ की ओर फ्लो होता है और हमारे शरीर में एंट्री करने लगता है हीट। तो हीट किधर से किधर फ्लो हो रहा है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर। अगर मेरा बॉडी है, मेरा बॉडी ठंडा के दिन में देखिएगा, ठंडा के दिन में पूरा सिकुड़ा कब कांपने लगेगा, तो वो सब कैसे होता है, क्योंकि हमारा बॉडी उस समय क्या है, उस समय गर्म हो जाता है मेरा बॉडी, और बाहर का टेम्परेचर क्या होता है, बाहर का टेम्परेचर कम हो जाता है, जिसके चलते हमारा बॉडी से जो हीट है, गर्मी है, वो इन्वायरमेंट में बाहर निकलने लगता है, जिसके चलते हमारा बॉडी ठंडा होने लगेगा तो कांपने लगता है, ऐसे करने लगेगा। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की फ्लो करता है। एक कॉन्सेप्ट यहाँ से ध्यान रखिए। अब आगे यहाँ से देखिए, यहाँ से तो पता चल गया कि हीट किधर से किधर फ्लो होता है। अब देखिए, अब हम लोग किसको मेजरमेंट करते हैं, किसका न्यूमेरिकल वैल्यू मेजरमेंट करते हैं, ये जो टेम्परेचर है इसको मेजरमेंट करते हैं। अब देखिए, टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए डिफरेंट क्या है, स्केल है। तो टेम्परेचर को हम लोग कैसे कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं, सो देखिए। पहला नाम सुने होंगे फॉरेनहाइट। फॉरेनहाइट अभी तक जानते होंगे कि हाँ एक फॉरेनहाइट होता है, लेकिन ये फॉरेनहाइट किस चीज का नाम था, साइंटिस्ट का नाम था, ठीक। इसके बाद कौन सा चीज में मेजरमेंट करते हैं, सेल्सियस में। सेल्सियस भी साइंटिस्ट का नाम था। इसके बाद किस चीज में इसको मेजरमेंट करते हैं, केल्विन में। केल्विन भी साइंटिस्ट का नाम था। ये चीज और इसको मेजरमेंट करते हैं रोमर में। यानी 3 गो यूनिट में हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेजरमेंट कर सकते हैं। कौन कौन सा रहेगा, फॉरेनहाइट रहेगा, सेल्सियस रहेगा, केल्विन रहेगा, रोमर रहेगा। अब यहां से देखते हैं फॉरेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन, रोमर, ये तो हम लोग समझते हैं कि ये चारों यूनिट के टर्म में हम लोग इसको मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे देखिए, लेंथ को कैसे मेजरमेंट करते हैं, मीटर में भी मेजरमेंट कर सकते हैं, सेंटीमीटर में भी, मिलीमीटर में भी, डेसीमीटर में भी, डेकामीटर में भी, हेक्टोमीटर में भी, किलोमीटर में भी, ऐसे मेजरमेंट कर सकते हैं। सॉरी, लेंथ को यानी लंबाई को इस रूप में मेजरमेंट कर सकते हैं। उसी तरह ये जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर को फॉरेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन, रोमर, ये चारों में से कोई भी एक यूनिट में आराम से मेजरमेंट कर सकते हैं। अब देखिए, जिस तरह से यहाँ एक दूसरे के बीच में, सबके बीच में रिलेशन होता है, सेंटीमीटर से मिलीमीटर, मिलीमीटर से डेसीमीटर, मीटर से किलोमीटर, सबके बीच में यहाँ एक रिलेशन होता है। उसी तरह से फॉरेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन, रोमर के बीच में एगो शानदार जबरदस्त एक रिलेशन है। उस रिलेशन को बताते हैं और उस रिलेशन को कंपैरिजन करके सिखाते हैं कि कैसे कैसे वहां से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग टेम्परेचर को तो मेजरमेंट करने के लिए सीख गए, क्या क्या में मेजरमेंट कर सकते हैं, फॉरेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन और रोमर। चल फॉरेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन, रोमर। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी ले लेते हैं। पानी मतलब जानते हैं ना, वाटर। वाटर मतलब जल, जल मतलब नीर, और क्या क्या बोला जाता है पता नहीं। पानी को तो जानते होंगे। देखिए, इस पानी का 2 गो कंडीशन होता है। जनरली 2 ही वो कंडीशन हम लोग यूज करते हैं। एक वो क्या करते हैं, एक वो रहता है इसका बॉइलिंग पॉइंट, और एक वो इसका क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मतलब हिंदी में इसको बोला जाता है क्वथनांक हिंदी में बोला जाता है, और फ्रीजिंग पॉइंट मतलब बोला जाता है हिमांक, मतलब कि हिमांक। सॉरी,
तो देखिए यहाँ पे ये जो बॉइलिंग पॉइंट है और ये फ्रीजिंग पॉइंट है, ये किस चीज का है, ये वाटर का है। तो यहाँ से ध्यान रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट यानी पानी कितना डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में बोल रहा है, कितना डिग्री सेल्सियस पे खौलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे खौलता है। जमता कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो एक चीज अगर नहीं जानते होंगे तो आप लोग भी जान लीजिएगा कि पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या पूरा पानी खौलने लगेगा। तो देखिए अगर इस तरह का हम लोग को दिया हुआ रहेगा तो यहां से एक चीज ध्यान रखिएगा, C-0 बटा क्या है, 100। देखिए जो ऊपरे ये सेल्सियस में से जो टेम्परेचर घटा रहे हैं वो जिस टेम्परेचर को माइनस कर रहे हैं वो टेम्परेचर क्या कहलाता है, उस वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट। फिर से ये जो सेल्सियस है, इस सेल्सियस में से 0 डिग्री घटा रहे हैं तो ये जो 0 है वो क्या है, इस वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट। और ये जो 100 प्लस 0 यानी ये जो नीचे लिख रहे हैं और ऊपर जो डिजिट लिखे, इस दोनों का समेशन हमेशा क्या कहलाता है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट। इसको दिमाग में रखना है, ठीक। तो देखिए C-0 बटा 100 यानी C-0, 0 बराबर क्या है, 0 बराबर हम लोग बोल सकते हैं कि वो उस वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है और 100 प्लस 0 बराबर क्या है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। इसको याद रखना, बराबर ये किसके बराबर होता है, F-32 बटा 180। अब यहां से क्या हम लोग लिखे, F-32 बटा 180। अब देखिए अभी हम क्या बोले थे कि जो ऊपर में से जो यहाँ सेल्सियस में से जो चीज घटा रहे हैं उसी तरह फॉरेन हाइट में से जो चीज घटा रहे हैं, फॉरेन हाइट में से अभी क्या घटा रहे हैं, माइनस कर रहे 32। यानी इस फॉरेन हाइट के रिलेशन में यानी फॉरेन हाइट पे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट यानी जमने वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, 32 डिग्री फॉरेन हाइट। सेल्सियस में क्या था, 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट निकालना होगा तो क्या करेंगे, 100 प्लस 32 ऐड करेंगे। 100 प्लस 32 जोड़ेंगे तो पानी का क्या निकल जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। किस पे, फॉरेन हाइट पे। तो आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। एक रिलेशन और, तो सब देखिए सब एक दूसरे का बराबर है। एक रिलेशन और होता है क्या, सॉरी दू अभी और, K-273 बटा 100। अब यहाँ पे कोई बोलेगा 1.5 होता है, 1.6 होता है, 223.15, तो होता है, होने दीजिए, इतना ही रेफरेंस लेके चलिए, ठीक ना। एग्जाम में इतना ही पे बनाना है। तो देखिए एक चीज और यहां से पता चल रहा है, फिर इसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं, ये जो 273 केल्विन, अभी किस चीज में मेजरमेंट कर रहे हैं, केल्विन में, यानी 273 केल्विन क्या, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है। और अगर 100 प्लस 273 दोनों को जोड़ेंगे तो 373 हो जाएगा। वो क्या है, वो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है। ये भी क्या है, यहां तक तो सब एक दूसरे का हम लोग को इक्वल मिल रहा था, यानी C-0 बटा 100 बराबर F-32 बटा 180 बराबर K-273 बटा 100 बराबर। हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक और था, क्या था, रोमर मतलब कि R-0 बटा क्या होता है, 80। यहां से क्या पता चल रहा है कि ये जो 0 है वो 0 क्या है, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है। और ये 80 प्लस 0 यानी 80 डिग्री क्या है, वो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है। तो आई होप यहां तक आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहां से देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, यहां से बोलेगा ना कि यूनिट को एक यूनिट से दूसरा यूनिट में कन्वर्सन कीजिए। तो देखिए इसको छोटा करना चाहते हैं तो इधर काट कूट के कर सकते हैं छोटा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एक हम लोग का क्या निकल जाता है, जनरल इक्वेशन। किसके किसके बीच का रिलेशन, सेल्सियस, फॉरेनहाइट, केल्विन और रोमर के बीच में। सेल्सियस, फॉरेनहाइट, केल्विन और रोमर के बीच में। यहां से किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, सबसे पहले एक चीज कि फ्रीजिंग पॉइंट यानी 0 डिग्री सेल्सियस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 32 डिग्री फॉरेनहाइट को क्या लिख सकते हैं, 273 केल्विन को क्या लिख सकते हैं, 0 रोमर। देखिए सब एक दूसरे का बराबर। यहां से एग्जाम में पूछ सकता है कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना फॉरेनहाइट, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 डिग्री फॉरेनहाइट। इसको यहां से याद भी कर सकते हैं आप लोग। अभी ये बताए थे कि 0 सब एक दूसरे के इक्वल है, तो 0, 32, 273, 0 यानी सब क्या होगा, बराबर होगा। ये क्या है, ये सब वाटर का है फ्रीजिंग पॉइंट। नहीं दिख रहा ना, इधर लिख दे रहे हैं, वाटर का क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब कि जमने वाला। यानी इतना, जैसे फ्रिज में पानी रखता है तो देख लेंगे जम जाता है, तो कितना डिग्री सेल्सियस पे, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे। या उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 32 डिग्री फॉरेनहाइट भी बोल सकते हैं, या उसको क्या बोल सकते हैं, 273 केल्विन भी बोल सकते हैं, या उसको 0 रोमर भी बोल सकते हैं। ये वाटर का क्या था, फ्रीजिंग पॉइंट यानी जमने वाला पॉइंट था। ये याद रखिएगा कि 32 डिग्री फॉरेनहाइट को हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक ना।
अब जैसे देखिए, अब तो ये तो हम लोग का फ्रीजिंग पॉइंट निकला। अब इसी तरह से इसका हम लोग बॉइलिंग पॉइंट भी लिख सकते हैं। यानी बॉइलिंग पॉइंट में देखिएगा क्या बोले थे, बॉइलिंग पॉइंट में ये दोनों को ऐड करेला। तो देखिए 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 180 प्लस 32 बराबर क्या होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर यहाँ से क्या निकलेगा 373 केल्विन बराबर निकलेगा 80। ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का वाटर का है बॉइलिंग पॉइंट। यहां से क्वेश्चन पूछा था एक बार कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 0 डिग्री सेल्सियस को क्या लिख सकते हैं, ऑप्शन दे देगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस में एक ऑप्शन रहेगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये आपको सही करके आना है। अब यहां से देखिए, अगर हम लोगों को 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस, तो इस 100 डिग्री सेल्सियस को क्या हम लोग लिख सकते हैं 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं काटेगा। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट को क्या लिख सकते हैं 373 केल्विन लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं काटेगा। 100 डिग्री सेल्सियस को हम लोग क्या लिख सकते हैं 273 केल्विन लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं काटेगा। इतना बराबर इतना लिख देंगे, कोई गलत नहीं काटेगा, इतना रोमर, ठीक ना। तो ये सब के बीच में रिलेशन है। ये किसका, वाटर का एक बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब कि उसका क्वथनांक बिंदु है जिसपे पानी पूरा खौलने लगता है। तो ये सबको दिमाग में रखना है। ये सब हो सके तो याद कर लीजिए, हो सके तो रट लीजिए। ऐसे तो समझा दिए हैं ताकि समझ में आप लोग को आ जाए। जैसे देखते होंगे ना कि जो बुखार नापने वाला होता है ना, उसमें फ़ारेनहाइट में हम लोग मेजरमेंट करते हैं। उसमें फ़ारेनहाइट पारा रहता है, पारा धीरे 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 ऊपर बोलेगा अरे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। उसको सेल्सियस में नहीं मेजरमेंट करते, उसको फ़ारेनहाइट में ही मेजरमेंट करते हैं हमेशा। बुखार का जो थर्मामीटर आता है ना, बुखार मेजरमेंट करने के लिए बोला। अब देखिए इतना तो हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ से ना आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा कि एक यूनिट से दूसरा यूनिट में कैसे कन्वर्सन करें। तो देखिए हम बता रहे हैं कि अगर आप लोगों को मान लेते हैं कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे फ़ारेनहाइट दिया हुआ, अगर इसको बोलेगा कि डिग्री सेल्सियस में चेंज कीजिए, तो आप लोगों को क्या करना है, ये फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस वाला इक्वेशन उठाइए। फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस वाला इक्वेशन ये वाला, ये दोनों उठाइए और यहाँ से क्या कीजिए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, जैसे यहाँ से दोनों को इक्वेशन उठाएंगे तो क्या मिलेगा C/100 बराबर F माइनस 32/180, इतना मिला। अब यहाँ से देखिए हम लोग कहाँ से कहाँ पहुंचना है, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में पहुंचना है। तो ये जो फ़ारेनहाइट है 98.6, ये F के जगह रख दीजिए कितना 98.6, ये F के जगह रखिएगा 98.6। तो फिर यहाँ से एक अननोन बचेगा। जैसे देखिए ये कटेगा, ये से ये काट दीजिए, 2 पचे 10, 2 9 18 और 2 पचे 10, यानी यहाँ से मिलेगा हम लोग को C/5 बराबर F के जगह क्या लिख लेंगे हम लोग 98.6 माइनस 32 बटा नीचे क्या है 9। अब यहाँ से देखिए एगो अननोन हम लोग को निकलेगा, तो एगो अननोन यहाँ से इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो हम लोगों को क्या निकलेगा 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस यानी हम लोग का जो शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 37 डिग्री सेल्सियस। तो अगर एक यूनिट से दूसरा यूनिट में कन्वर्सन करने के लिए दे रहा है तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से कोई भी दो गो इक्वेशन उठाइए आराम से, या तो इसको इसको या इसको इसको या इसको इसको या इसको इसको, किसी को भी दो गो उठाइए और आराम से यूनिट को कन्वर्सन कर दीजिए। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। समझ सकते हैं कि परेशानी नहीं हुआ होगा क्योंकि थोड़ा मेहनत कर रहे हैं, अच्छा से समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम भी। यहाँ से सॉल्यूशन कीजिएगा तो 37 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। आप लोग भी सॉल्यूशन कीजिए। अब कुछ ना हम आप लोग को दे देते हैं क्वेश्चन, उसको क्या करना है बनाना, उसको आप लोगों को क्या करना है बनाना। जैसे देखिए कुछ यूनिट कन्वर्सन आप लोग कीजिएगा। जैसे फर्स्ट यूनिट कन्वर्सन आप लोग किससे कीजिएगा, अगर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट देवल है तो इसको ना डिग्री सेल्सियस में आप लोग बताना है कि -40 डिग्री फ़ारेनहाइट को कितना डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं। सेकेंड हम लोग का क्वेश्चन रहेगा यहाँ से कि अगर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट देवल है तो इसको केल्विन में हम लोग कितना केल्विन लिख सकते हैं। दूसरा, इसके बाद देखिए थर्ड हम लोगों का दिया हुआ है, अगर हम लोगों के पास 40 डिग्री फ़ारेनहाइट देवल है तो इसको केल्विन में कितना लिख सकते हैं। फोर्थ है अगर 98.4 डिग्री 98.4 डिग्री ठीक है फ़ारेनहाइट देवल है तो इसको डिग्री सेल्सियस में कितना हम लोग लिख सकते हैं। 4 हो गया, एक और दे देते रहे 5।
5 को दे रहे हैं, कहे लगेगा छोड़े। तो 5वां नंबर हम लोग लिख देते हैं कि अगर 576 केल्विन रहेगा, 576 केल्विन को आप लोग बताइएगा कि इसको डिग्री सेल्सियस में कितना लिख सकते हैं। तो देखिए 5 क्वेश्चन दिए कि -40 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज कीजिए, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में, या 576 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। तो ये वाला हो गया। अब इसको क्या करते हैं, हम मिटाते हैं। इसको मिटाने के बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो इसको बनाइएगा आप लोग, हम तो नहीं बताएंगे क्योंकि हम कॉन्सेप्ट पढ़ाना है, हमको थोड़ा ज़्यादा भी समय लगेगा, थोड़ा लेक्चर बड़ा होगा, तो हो सके तो वेट करके आराम से एक ही लेक्चर में सारा चीज़ मिल जाएगा, ठीक ना। सब लोगों को बोल रहे हैं शेयर करते रहना है। अब देखिए यहाँ से ना एक तरह का और क्वेश्चन पूछता है, एक तरह का और क्वेश्चन बनाएगा। हम लोगों को ना क्वेश्चन में दे देगा कि अगर क्वेश्चन में मेंशन कर देता है कि चेंज इन, देखिए ये अलग फॉर्मेट है, मतलब कि ये अलग है, ये इक्वेशन तो दिमाग में रखना ही रखना है। अब एक और इक्वेशन अभी आप लोगों को बताते हैं, वो इक्वेशन से भी क्वेश्चन पूछता है। देखिए एक हम लोग का क्वेश्चन कैसे करके क्वेश्चन देता है ना, हम लोगों को क्वेश्चन देता है कि चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस बराबर, यानी डिग्री सेल्सियस में तापमान का परिवर्तन क्या दिया हुआ, डिग्री सेल्सियस में तापमान का परिवर्तन, यानी डेल सी बराबर C1 माइनस C2 लिख सकते हैं ना। तापमान में परिवर्तन किसमें, डिग्री सेल्सियस में। तो देखिए डिग्री सेल्सियस में तापमान में परिवर्तन यानी डेल सी बराबर क्या लिख सकते हैं, C1 माइनस C2 लिख सकते हैं। तो अगर कहीं पे हम लोगों को तापमान में परिवर्तन डिग्री सेल्सियस में C1 माइनस C2 दे दिया है, तो हम लोगों को हम लोगों को पूछ देता है ना कि तापमान में परिवर्तन, तो इसको बताइए कि डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होगा। अगर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है कि डिग्री सेल्सियस में चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन इतना है, तो हम लोग से पूछ देगा कि ठीक है तो उसका फ़ारेनहाइट में आप निकाल के बताइए। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा ये वाला जरूर होना चाहिए कि तापमान में परिवर्तन यानी चेंज इन टेम्परेचर जरूर होना चाहिए, या तो डिग्री सेल्सियस में या तो सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में, यानी F1 माइनस F2 लिखते। तो देखिए जहां पे इस तरह का दे क्वेश्चन में इस तरह का मेंशन करे स्टेटमेंट, तो इसका एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को याद रखना। डिग्री सेल्सियस बटा 5 बराबर होता है डिग्री फ़ारेनहाइट बटा 9। ये इक्वेशन कहां से आया, ये इक्वेशन जस्ट अभी जो पढ़ाया था इसके पहले इक्वेशन, वही इक्वेशन से इसको बनाया गया है, ठीक ना। तो यहां से याद रखना है आप लोगों को कि अगर जहां पे भी चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ रहेगा और अगर चेंज इन टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में पूछे तो इसको कैसे कौन सा इक्वेशन से बनाएगा, डेल सी बटा 5 माइनस डेल एफ बाई 9। जैसे अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ कि चेंज इन टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट यानी डेल एफ मतलब कि तापमान में परिवर्तन फ़ारेनहाइट में कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है। तो आप लोग डेल सी निकाल के बताइए। तो यहाँ आराम से क्या करना है, डेल एफ यहाँ पे पुट करना है ये इक्वेशन में, तो हम लोग निकाल सकते हैं डेल सी बटा 5 बराबर डेल एफ बराबर कितना है 45, 45 बटा 9, 9 पचे 45, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो डेल सी बराबर क्या होगा 5 पचे 25 डिग्री सेल्सियस। यानी कोई एक जगह था, उस जगह पे चेंज इन टेम्परेचर कितना था फ़ारेनहाइट में 45 डिग्री फ़ारेनहाइट था, तो उसी जगह पे अगर हम लोग इस 45 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में मेजरमेंट करना चाहे तो वो कितना हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ध्यान रखिएगा टेम्परेचर को हम लोग क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, चेंज इन टेम्परेचर। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जो हम लोग इक्वेशन पढ़े डेल सी बटा 5 बराबर डेल एफ बाई 9, इस इक्वेशन को दिमाग में रखना है। ये इक्वेशन से क्वेश्चन बनाता है। तो एक दो क्वेश्चन इससे भी दे रहे हैं। सबका कमेंट में जवाब चाहिए, सबका, ठीक ना, सबका कमेंट में जवाब चाहिए। तो देखिए यहां से एक फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से देते हैं कि अगर आप लोगों को डेल सी बराबर 90 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो यहां से डेल एफ निकाल के आप लोग बताइएगा कि डेल एफ क्या हुआ रहा है, डेल एफ क्या मिलेगा फर्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है कि C1 बराबर देवल है, हम लोगों को C1 बराबर 90 डिग्री सेल्सियस देवल है और C2 बराबर हम लोग को देवल है 40 डिग्री सेल्सियस देवल है। ध्यान रखिएगा C1 बराबर 90 डिग्री सेल्सियस और C2 बराबर 40 डिग्री सेल्सियस देवल है। तो हम लोग को अभी पूछ रहा है कि डेल एफ बराबर क्या होगा। तो आराम से पहले डेल सी निकालिएगा यानी चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ, इसके बाद फिर डेल एफ निकालिएगा और ये वाला इक्वेशन लगा के आराम से बना दीजिएगा, ठीक। थर्ड क्वेश्चन यहाँ से देते हैं आप लोगों को
थर्ड क्वेश्चन की अगर हम लोगों को देवल है F1 बराबर देवल है, F1 बराबर देवल है 55 डिग्री फ़ारेनहाइट और F2 बराबर देवल है हम लोगों का क्या, F2 बराबर देवल है 10 डिग्री फ़ारेनहाइट और C1 बराबर दिया हुआ है हम लोगों का कितना, C1 बराबर दिया हुआ है 70 डिग्री सेल्सियस। तो C2 बराबर निकाल के बताइएगा कि अब C2 बराबर क्या होगा। तो करना क्या है, करना कुछ नहीं है, बस केवल हम तरीका चेंज कर दिए हैं लिखने का। ये एक थर्ड क्वेश्चन रहेगा, ये ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन है और ये नीचे एक सेकेंड क्वेश्चन है। यही है हम लोग का थर्ड क्वेश्चन। इसी थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना, सारा चीज दिया हुआ है, यहाँ पे इक्वेशन लिखल है। यहाँ पे देखिए F1 F2 मालूम है, F1 F2 तो यहाँ से डेल F निकल जाएगा और डेल C के लिए क्या है C1 माइनस C2 करेंगे, तो डेल C के लिए C1 माइनस C2, C1 का वैल्यू देनी है तो C2 का वैल्यू निकाल के हमको बताना है कि C2 का वैल्यू कितना आया। तो ये एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो ये तीनों क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। तो ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तक तो टेम्परेचर के बारे में जो भी था, जो भी खिचड़ी पकाना था पक चुका है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं उसको, अब खिचड़ी तो नहीं, सॉरी अभी तक खिचड़ी पका नहीं है, क्योंकि खिचड़ी पकता है तो क्या हो जाता है, एक्सपेंशन हो जाता है। तो अभी केवल खिचड़ी पकाने वाला जो जो मटेरियल डालना था, क्या क्या डालना रहता है, दाल चावल हल्दी, ठीक है, थोड़ा सा तेल डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए और लहसुन डाल दीजिए और उसको, मतलब ये सब अभी था। अब इसके बाद क्या करिए, उसके बाद गैस पर चढ़ा दिए। गैस पर अभी नहीं चढ़ाएं, क्योंकि गैस पे चढ़ा देंगे तो हम लोग को क्या होने लगेगा, एक्सपेंशन होने रहेगा। तो अभी एक्सपेंशन मतलब कि अभी विस्तार फैलाव नहीं कर रहे हैं। चलिए, अब ये सब सारा मटेरियल तो तैयार हो गया है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब उसको गैस पर चढ़ाते हैं। गैस पर चढ़ाने का मतलब कि अब गर्म करेंगे तो एक्सपेंड होगा। तो देखते होंगे आप लोग, चावल दाल स्टार्टिंग में क्या रहता है, कच्चा रहता है, कच्चा, लेकिन जब वो पक जाएगा वो, तो देखिएगा कि वो पूरा क्या हो जाता है, स्टार्टिंग में तो ऐसे रहेगा और फिर पक जाने के बाद थोड़ा फूल जाता है, फैल जाता है। तो अब उसको गर्म करके अब क्या कर रहे हैं, उसको हम लोग फैलाते हैं। अब आते हैं थर्मल एक्सपेंशन पे। तो थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, थोड़ा सा उसके बारे में जिक्र करते हैं, इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे और न्यूमेरिकल भी से करेंगे लास्ट में, मजा आएगा। सोच रहे एक ही वीडियो में इसको पूरी एकदम समाप्त कर दें, अच्छा रहेगा, एक ही लेक्चर में आप लोग को भी सारा चीज मिल जाएगा। देखिए, थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, थर्मल एक्सपेंशन भी सबकी सॉलिड वाला पार्टिकल्स में भी एक्सपेंशन होता है, सॉलिड लिक्विड वाला पार्टिकल्स में भी एक्सपेंशन होता है, गैस में भी एक्सपेंशन होता है। तो अभी हम लोग केवल और केवल सॉलिड के बारे में ही पढ़ेंगे और एग्जाम में जनरली सॉलिड से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, लिक्विड और गैस से उतना पूछता नहीं। तो इसको खत्म करके सॉलिड। अब देखिए, सॉलिड में एक्सपेंशन तीन तरह से हो सकता है। पहला देखिए, पहला किस फॉर्मेट में एक्सपेंशन हो सकता है, सॉरी थर्मल एक्सपेंशन तो ये टॉपिक है। तो पहला देखिए, लीनियर एक्सपेंशन हो सकता है। लीनियर एक्सपेंशन मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग रेखीय प्रसार। सेकेंड हम लोग को हो सकता है एरियल एक्सपेंशन। एरियल एक्सपेंशन इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्षेत्रीय प्रसार। थर्ड हम लोग का क्या हो सकता है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, यानी वॉल्यूम एक्सपेंशन, जिसको हम लोग बोलते हैं आयतन प्रसार। देखिए, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग अभी पढ़ते हैं, इसके बारे में इसके बाद फिर डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, लीनियर एक्सपेंशन नाम से पता चल रहा है कि केवल उसका सीधे ही एक्सपेंशन होगा, यानी इसका या तो लंबाई में चेंज होगा या चौड़ाई में चेंज होगा। तो लीनियर मतलब कि एकदम सीधा, लीनियर मतलब कि रेखीय, एकदम लाइन। लीनियर मतलब कि ऐसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसका लीनियरली या तो इधर एक्सपेंड हो जाए या इधर एक्सपेंड हो जाए। अब देखिए, यहाँ एक्सपेंशन मतलब केवल बढ़ना नहीं, ये क्या हो सकता है, अंदर घुस भी सकता है, यानी इसका लेंथ कम भी हो सकता है। तो लीनियर एक्सपेंशन ये होता है। इसके बाद एरियल एक्सपेंशन। एरियल एक्सपेंशन मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के एरिया में कितना परिवर्तन हुआ, एरिया में कितना चेंजिंग हुआ है। एरिया बढ़ भी सकता है, एरिया घट भी सकता है। तो देखिए, एक्सपेंशन मतलब ही पता चल रहा है प्रसार मतलब कि फैलना। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन मतलब कि आयतन प्रसार, यानी कितना उसका वॉल्यूम में हम लोग चेंज कर रहे हैं या कितना उसको वॉल्यूम कम कर रहे हैं। तो ये होता है वॉल्यूम एक्सपेंशन या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो यहाँ से एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले लीनियर एक्सपेंशन के बारे में देखते हैं।
तो लीनियर एक्सपेंशन यहाँ से 2-3 इक्वेशन बनेगा। इक्वेशन को आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि इक्वेशन से ही न्यूमेरिकल सॉल्यूशन हो पाएगा। देखिए लीनियर एक्सपेंशन क्या कर रहा था, एगो हम लोग क्या किए, रड ले लिए, लोहा वाला रड, मेटल वाला रड। इस रड को क्या कर रहे हैं, एक छोर पे हम लोग क्या कर रहे हैं, गरम कर रहे हैं, एक छोर पे गरम करें। तो देखिए इसको जब हम लोग गरम करेंगे ना, तो इसको गरम करने के बाद ये जो रड है, इस रड में कुछ ना कुछ क्या होगा, एक्सपेंड होगा, यानी कुछ ना कुछ लंबाई में। जब हम लोग इसको गरम करेंगे ना, तो इसका जो लेंथ है लंबाई में, यानी देखिए जब इसको गरम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा, मुलायम। और मुलायम होगा तो इसको अगर दोनों तरफ फोर्स लगा के फिर खींचना चाहें तो आराम से ये खिंचा सकता है। जैसे सोनार लोहार उन लोग क्या करता है, सोनार लोग भी क्या करता है, नाक में के कान में के जो होता है ना, क्या बोलते हैं, नथुनी बोल रहे थे, और कान में के कानबाली, वो सब में, या पैर में पायल, वो सब होता है ना, वो सब का भी देखिएगा कि इसी तरह से उन लोग सबसे पहले लेके जाइएगा तो क्या करेगा, गरम करेगा। गरम क्यों करता है, ताकि वो मुलायम हो जाए। मुलायम हो जाएगा तो उसको जिस रूप में शेप देना चाहना, जिस रूप में उसको डिजाइन बनाना चाहे, उस रूप में आराम से डिजाइन बना सकता है। चाहे तो उसको खींच के लम्हों कर सकता है, लंबा बना सकता है, छोटा भी कर सकता है। तो एक तरह से क्या हो रहा है, लीनियरली एक्सपेंशन है ना हो रहा है। तो यहाँ से ध्यान रखना है कि लीनियर एक्सपेंशन मतलब रेखीय प्रसार में क्या होता है, कोई भी एक एल लेंथ का लंबाई था, उस लेंथ के लंबाई को क्या कर रहे हैं हम लोग, डेल्टा टी, सॉरी उस लेंथ के लंबाई को क्या कर रहे हैं, डेल्टा टी, कुछ उसको टेम्परेचर दे रहे हैं। स्टार्टिंग में कुछ टेम्परेचर था, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो जब उसको टेम्परेचर देने लगे तो ये जो लंबाई था, इस रड के लंबाई में कुछ ना कुछ क्या हुआ, लंबाई में परिवर्तन हो गया। मान लेते हैं डेल एल चेंज हुआ। तो यहाँ से हम लोग को निकालना है कि ये जो रड था, इस रड में लीनियर एक्सपेंशन कितना हुआ। तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग चेक करते हैं कि इस रड में कितना लंबाई में परिवर्तन हुआ इस टेम्परेचर के चलते। तो देखिए चेंज इन लेंथ, यानी डेल एल क्या होता है, डेल एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। डेल एल बराबर क्या होता है, चेंज इन लेंथ, यानी लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ। डेल एल किस पे डिपेंड करता है, सबसे पहले कि इसका जो रड है, उस रड का ओरिजिनल लेंथ कितना है। एल बराबर ओरिजिनल लेंथ, यानी जो उसका पहले वाला जो रियल वाला लेंथ है वो। तो डेल एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। और दूसरा डेल एल किस चीज पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, डेल टी पे। यानी डेल एल कोई भी रड है, उस रड के लंबाई में परिवर्तन किस चीज पे डिपेंड करता है, उसकी इस चीज पे डिपेंड करता है कि उसमें हम लोग कितना टेम्परेचर दिए हैं। यानी डेल एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और डेल एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल टी। तो देखिए जब दोनों को एक साथ मर्ज करेंगे तो डेल एल बराबर क्या होगा, एल इंटू डेल टी। और देखिए ये प्रोपोर्शनलिटी है, तो प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक चीज हम लोग को मिलता है, यानी डेल एल बराबर मिलेगा क्या, अल्फा एल डेल टी। अल्फा एल डेल टी। अब देखिए ये जो अल्फा, इस अल्फा ये कांस्टेंट है, इस अल्फा का नाम है कोएफिशिएंट। पहले इंग्लिश में लिखते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ध्यान रखिएगा, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग का रेखीय प्रसार गुणांक। इसको हिंदी में बोलते हैं रेखीय प्रसार गुणांक। नोट्स बना रहे होंगे तो आराम से बना लीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर डेल एल बराबर क्या होता है, अल्फा एल इंटू डेल टी। डेल टी बराबर क्या है, तापमान में कितना परिवर्तन किए हैं। एल बराबर क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का लंबाई। डेल एल मतलब कितना उसके लंबाई में चेंजिंग हुआ। तो देखिए मान लेते हैं इतना लंबाई में परिवर्तन हुआ, तो डेल एल यानी ये वाला लेंथ क्या हुआ, चेंज हुआ। तो कभी कभी पूछ देता है कि जब चेंज इन लेंथ इतना हुआ तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, अब परिवर्तन के बाद तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, ये जो ओरिजिनल लेंथ था वो प्लस में ये जो चेंज हुआ डेल एल, तो टोटल लेंथ भी परिवर्तन के बाद ये यहाँ से यहाँ तक हो जाता है। ठीक ना। तो यहाँ से दिमाग में रखना है कि अगर लीनियर एक्सपेंशन जहां पे भी हो, यानी रेखीय प्रसार जहां पे हो, वहां पे क्या हम लोग को कांस्टेंट मिलेगा, अल्फा। क्योंकि इस अल्फा का बहुत महत्व आगे है, अभी इसको ऐसे ही हल्का मत लीजिएगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इसको बोलते हैं रेखीय प्रसार गुणांक। अब यहाँ से देखिए, अगर डेल एल का वैल्यू निकालना हो, सॉरी इसका ऐसा यूनिट निकालना हो तो वहां से भी निकाल सकते हैं। देखिए डेल एल बराबर क्या हम लोग को मिला,
अल्फा एल इंटू डेल टी। अब इस एल इंटू डेल टी को एन ले जाए तो देखिए डेल एल मतलब क्या, चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ का ऐसा यूनिट क्या लिख सकते हैं, मीटर। मीटर में लिख दीजिए। इस एल यहाँ लेंथ है, लंबाई है, इस लंबाई का ऐसा यूनिट मीटर। यहाँ डेल टी क्या है, डेल टी मतलब कि चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर को यहाँ डिग्री सेल्सियस में मेजरमेंट कीजिएगा, बराबर अल्फा। ये मीटर से ये मीटर कटा तो यहाँ से देखिए अल्फा का ऐसा यूनिट क्या होता है, 1/डिग्री सेल्सियस। इस 1/डिग्री सेल्सियस, ये 1/डिग्री सेल्सियस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा बराबर पर डिग्री सेल्सियस, या नहीं तो लिख सकते हैं डिग्री सेल्सियस -1। ये इसमें से कोई भी यूनिट लिख सकते हैं। यानी अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, पर डिग्री सेल्सियस। पर डिग्री सेल्सियस या 1/डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस। तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह से अब आते हैं हम लोग एरियल एक्सपेंशन में। लीनियर एक्सपेंशन में अल्फा आता है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्या, एरियल एक्सपेंशन। AERIAL एरियल एक्सपेंशन यानी क्षेत्रीय प्रसार। ये दूसरा। तो देखिए एरियल एक्सपेंशन में भी क्या, कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का एरिया में कितना चेंजिंग हम लोग का आया है। इसका सबसे अच्छा उपाय क्या है, लोहार के पास ले जाइए एगो छोटा सा टुकड़ा और उसको बोलिए कि इसको पीट के गरम करके पीट के उसको चौड़ा कर दे। चौड़ा मतलब कि मिट्टी हटाने के लिए, या नहीं तो जो एक होता है ना एक्स, कुल्हाड़ी, जिसको टांगी बोला जाता है, कुल्हाड़ी टांगी, वो सब कैसे बनाया जाता है, वही पीट के वो सब में एरियल एक्सपेंशन होता है। एरियल एक्सपेंशन मतलब क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। तो देखिए इसको कैसे हम लोग करते हैं, इसको भी सेम उसी तरह से, यानी डेल ए मतलब कि चेंज इन एरिया किस चीज पे डिपेंड करता है, उस ऑब्जेक्ट का ओरिजिनल एरिया पे, और डेल ए किस चीज पे डिपेंड करता है, उसका टेम्परेचर पे, कि उसको हम लोग कितना टेम्परेचर कितना गर्म किए हैं। तो फिर यहाँ से जब मिलाएंगे तो डेल ए यानी डेल ए बराबर चेंज इन एरिया, एरिया में कितना परिवर्तन हुआ, डेल एल ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इंटू डेल टी। जब प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो डेल ए बराबर यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, बीटा। देखिए जब लीनियर एक्सपेंशन था तो अल्फा मिला, जब एरियल एक्सपेंशन होगा तो बीटा इंटू ए इंटू डेल टी, यानी डेल ए चेंज इन एरिया बराबर क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ, सॉरी अब यहाँ पे बीटा आया तो इस बीटा का नाम क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, इसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। ठीक, अगर यहां से फिर बीटा का ऐसा यूनिट भी पूछा जाए तो बीटा का भी ऐसा यूनिट होता है पर डिग्री सेल्सियस ही होगा, ठीक ना, पर डिग्री सेल्सियस बीटा का भी ऐसा यूनिट। तो देखिए एरियल सॉरी लीनियर एक्सपेंशन में अल्फा आता है, एरियल एक्सपेंशन में एरिया आएगा तो यहाँ पे बीटा लिखेंगे। थर्ड हम लोग का आता है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, तो उसको भी लिखिए देते हैं, उसको भी लिख दे रहे हैं। थर्ड हम लोग का क्या मिलता है, वॉल्यूम एक्सपेंशन। वॉल्यूम थर्ड यानी हम लोग का आयतन प्रसार। एगो बैलून ले लीजिए, बैलून में क्या कीजिए, हवा भर दीजिए, हवा भर के उसको क्या कीजिए, दबाइए, दबाइएगा तो अंदर जाकर इसे पिचक जाएगा, और जब उसको धर के इसे खींचिएगा ना तो ये बाहर फैल जाएगा। तो खींच रहा है तो फैल रहा है, दबा रहे तो दब जा रहा है, तो एक तरह का उसमें भी क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है ना। तो एक्सपेंशन हो रहा है तो उस पे उसको हम लोग कैसे मेजरमेंट करते हैं, यानी चेंज इन वॉल्यूम, डेल भी बराबर क्या, सॉरी डेल भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम, डेल भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम, डेल भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, डेल टी यानी चेंज इन टेम्परेचर। फिर यहाँ से मिलाएंगे तो डेल भी बराबर, सॉरी डेल भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी इंटू डेल टी मिलेगा। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो डेल भी बराबर हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पे गामा। देखिए स्टार्टिंग में अल्फा मिला था लीनियर के लिए, एरियल के लिए बीटा और वॉल्यूम के लिए गामा, गामा इंटू भी इंटू डेल टी। देखिए यहाँ पे डेल भी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम यानी कितना उसका आयतन में चेंजिंग आया, और गामा डेल वाई यानी वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गामा, इसको हम लोग बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक METRIC वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, ठीक ना। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, आयतन प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक। अगर यहां से भी पूछा जाए ये गामा, इस गामा का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो यहाँ पे भी होगा पर डिग्री सेल्सियस। ठीक,
तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए स्टार्टिंग से हम लोग क्या पढ़े, एक अल्फा कांस्टेंट मिला, एक बीटा कांस्टेंट मिला और एक गामा कांस्टेंट मिला। अब देखिए यहाँ पे ना अल्फा बीटा गामा हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होता है, अल्फा बीटा गामा हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होता है। तो इसको ना अगर न्यूमेरिकल में कहीं भी अल्फा बीटा गामा पूछे तो वहां पे इसका वैल्यू मेंशन कर दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में, यानी अगर एग्जाम में पूछेगा तो बगल में मेंशन कर देगा कि अल्फा का वैल्यू इतना ले या बीटा का वैल्यू इतना ले या गामा का वैल्यू इतना ले। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, वो हम लोग को दे देता है। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से हम लोग को एक चीज रिलेशन मिलता है तीनों के बीच में, यानी कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, यानी रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक यानी आयतन प्रसार गुणांक, यानी अल्फा बीटा गामा तीनों के बीच में एक खतरनाक रिलेशन होता है जिसको एग्जाम में पूरा यूज होता है। यानी अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा बराबर इसका क्या आता है 1:2:3। इस रिलेशन को ध्यान में रखना है। अल्फा बीटा गामा तीनों के बीच का रिलेशन क्या था 1 2 3। 1 2 3 अभी फ्री नहीं होना है, ठीक ना। यानी अल्फा बीटा गामा 1 2 3। अब यहां से देखिए अल्फा बीटा गामा, यहां से कभी कभी इस तरह से भी दे सकता है, यहां से कभी कभी इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं कि बीटा बराबर क्या होता है 2 अल्फा। ये रिलेशन बहुत काम का चीज है, बीटा बराबर 2 अल्फा और गामा बराबर क्या 3 अल्फा। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए बीटा बराबर 2 अल्फा गामा बराबर 3 अल्फा आया कहां से, तो ये आया इसी से। यहां से हम लोग क्या कीजिए अल्फा और बीटा को पहले उठाइए, अल्फा और बीटा को उठाएंगे तो अल्फा रेशियो बीटा बराबर क्या मिलेगा 1:2, ठीक है 1:2। अगर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं अल्फा बटा बीटा बराबर 1/2 लिख सकते हैं ना। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा बीटा बराबर 2 अल्फा, बीटा बराबर 2 अल्फा मिल गया ना रिलेशन। उसी तरह से अगर हम लोग अल्फा गामा में निकालना है, यानी अल्फा गामा में निकालना है तो अल्फा गामा अल्फा रेशियो गामा बराबर 1:3, 1:3। यहां से लिखेंगे अल्फा बटा गामा बराबर 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हम लोग को मिलेगा गामा बराबर हम लोग को यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा गामा बराबर 3 अल्फा। तो रिलेशन आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस रिलेशन को एकदम भूलना नहीं है। ये रिलेशन अभी जस्ट तुरंत क्वेश्चन करवाएंगे ना तो वहां पे इसका तुरंत क्वेश्चन मिल जाएगा हम लोगों को। तो गामा बराबर क्या होगा 3 अल्फा, बीटा बराबर क्या होगा 2 अल्फा। अगर तीनों के बीच में रिलेशन पूछे अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है 1 2 3। अल्फा बराबर क्या आता है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बीटा बराबर कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, गामा बराबर कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। यानी अल्फा बराबर रेखीय प्रसार गुणांक, बीटा बराबर क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, गामा बराबर आयतन प्रसार गुणांक। तीनों के बीच का रिलेशन 1 2 3। बीटा बराबर 2 अल्फा, गामा बराबर 3 अल्फा। तो इतना सारा चीज हम लोगों के पास क्या था कॉन्सेप्ट था। अब इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहाँ यूज करेंगे न्यूमेरिकल में। और फिर से बता दे रहे हैं कि अल्फा हो बीटा हो या गामा हो तीनों का ऐसा यूनिट क्या होता है पर डिग्री सेल्सियस। इसको दिमाग में रखना है पर डिग्री सेल्सियस। तीनों कोएफिशिएंट यानी तीनों कांस्टेंट है, तीनों कोएफिशिएंट का ऐसा यूनिट पर डिग्री सेल्सियस। आते हैं न्यूमेरिकल करते हैं, एक दो न्यूमेरिकल करेंगे और एक ही दो ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं करते हैं जितना, क्योंकि बहुत फिर और ज्यादा लंबा हो जाएगा। और आप लोग जो भी क्वेश्चन होगा वहां से भी फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में भी आप लोग को मजा आएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को क्या बोलता है फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को क्या बोलता है। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि एगो कोई रड है, उस रड का रेखीय प्रसार गुणांक यानी कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हम लोग को दिया हुआ है। रेखीय प्रसार गुणांक यानी हम लोगों का किस चीज का वैल्यू, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे लगल होगा। अल्फा बराबर हम लोगों को दिया हुआ है क्या 1.9 × 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस 1.9, ठीक है पर डिग्री सेल्सियस। और बोलता क्या है एगो हम लोग का लेंथ ऑफ रड यानी एल बराबर दिया हुआ है 0.7 मीटर, लंबी छड़ में 70 डिग्री
सेल्सियस ताप वृद्धि होने पर, यानी देखिए चेंज इन टेम्परेचर हम लोगों को क्या दिया हुआ है, 70 डिग्री सेल्सियस हम लोगों को दिया हुआ है। तो बोलता है कि जब क्षण में कुछ ना कुछ तो लेंथ में इंक्रीजमेंट आया होगा, तो ये क्षण में लेंथ में इंक्रीजमेंट आया, तो यानी क्षण में कितना लेंथ में इंक्रीज हुआ, यानी डेल एल पहले निकालना है। और इसके बाद जब टोटल, इसके बाद हम लोग को क्या बोलता है कि जब इंक्रीजमेंट हुआ उसके बाद फिर उसका जो टोटल लेंथ होगा उस टोटल लेंथ निकालना। टोटल लेंथ कैसे निकलेगा, एल प्लस डेल एल, ये एल होगा और ये जितना इंक्रीजमेंट हुआ वो वाला निकालना, जितना बढ़ा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालना होगा, डेल एल, क्योंकि एरियल एक्सपेंशन है। तो एरियल एक्सपेंशन डेल एल बराबर क्या होता है, अल्फा एल डेल टी। अल्फा बराबर क्या, 1.9 इंटू 10⁻⁻5। लंबाई लेंथ कितना था, 0.7 गुने चेंज इन टेम्परेचर कितना था, 70। मल्टीप्लाई कीजिए तो 7×7 यानी 49, और 49 गुने यहाँ से क्या मिल जाएगा, 19, 1.9। हम लोगों को क्या मिलेगा, 93.1, यानी यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा, 93.1। ये पॉइंट जीरो के चलते ये तो खत्म हो गया, 93.1 इंटू 10⁻⁵। अब -5 को नीचे ले जाइए क्योंकि इसको एक्सपेंशन में ही रखना है, 10⁵। अब देखिए 2 गो हियाँ है और 3 गो और इन्हें बढ़ना होगा, 1 2 3 और फिर 931 यहाँ पॉइंट। देखिए हटाएंगे तो क्या होगा, नीचे इस पॉइंट को भी हटाएंगे तो नीचे 6 को आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, यानी डेल एल बराबर क्या हो गया, इस रड में अगर 70 डिग्री टेम्परेचर हम लोग को बढ़ा दे तो उसका लेंथ में कितना इंक्रीजमेंट होगा, इतना मीटर लेंथ में इंक्रीजमेंट होगा, यही आंसर होगा। अगर टोटल लेंथ पूछे तो जो उसका ओरिजिनल लेंथ है उस ओरिजिनल लेंथ में खाली क्या कर देना, ऐड कर देना, यानी 0.7 ऐड कर दीजिए तो टोटल लेंथ निकल जाएगा 0.700931, इतना मीटर हो जाएगा टोटल लेंथ आफ्टर हीटिंग द रड को हीट करने के बाद टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, इतना। इंक्रीजमेंट कितना हुआ, 0.00093 मीटर, इतना बढ़ा। देखिए कुछ ही बढ़ा तो बढ़ा ना। अब देखिए इसको निगलेक्ट नहीं करना है। क्यों निगलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि इसको जब आगे ब्रांच पेपर में पढ़िएगा ना तो वहां पे इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट आएगा। जब सिविल इंजीनियरिंग में देखिएगा ना तो यही एक्सपेंशन बहुत बड़ा एक्सपेंशन होता है। इतना के चलते कितना बड़ा बड़ा पुल है ना वो गिर के ढह जाता है, लाखों करोड़ों का प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है, इतना ही केवल इंक्रीजमेंट होने के चलते, समझे। तो ये सब आगे फिर पढ़ेंगे जब ब्रांच पेपर पढ़ेंगे। तो कितना चेंज इन लेंथ हुआ, टोटल लेंथ निकल गया, यानी फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को हो चुका है। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन हम आप लोग को देते हैं, उसको क्या करना, सॉल्यूशन करना। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इसके बाद फिर खत्म करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है, देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है। तो देखिए क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन में क्या क्या बोलता है। बोलता है क्या, कोई एक तांबा का प्लेट है जो 0 डिग्री सेल्सियस पे उसका एरिया क्या था, 0 डिग्री सेल्सियस पे उसका एरिया था 2 मीटर स्क्वायर। फिर बोलता है कि प्लेट को 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किए हैं, इसको 40 डिग्री सेल्सियस तक क्या किए, गर्म किए हैं। तो गर्म करने के बाद उसका क्षेत्रफल में कुछ ना कुछ तो वृद्धि होगा, तो यानी डेल ए हम लोग को निकालना है सबसे पहले कि कितना एरिया में चेंजिंग आया। लेकिन इसके लिए हम लोगों को क्या दिया हुआ है, अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 0.0000016 पर डिग्री सेल्सियस। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या दिया हुआ है, एरियल एक्सपेंशन निकालने के लिए दे रहा है, यानी डेल ए मतलब कि चेंज इन एरिया। तो चेंज इन एरिया एरियल एक्सपेंशन में हम लोग को क्या मिलता है, बीटा का वैल्यू याद करना होगा। लेकिन हम लोग को यहाँ क्या दिया हुआ है, अल्फा का वैल्यू। तो इसीलिए बोले थे कि बीटा और गामा वाला याद रखिएगा। तो अल्फा का वैल्यू दिया तो सबसे पहले यहाँ से बीटा निकालिएगा। बीटा बराबर क्या होगा, 2 अल्फा, यानी ये जितना दिया हुआ उसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बीटा निकल जाएगा। और चेंज इन एरिया निकालना है तो डेल ए बराबर क्या हो जाएगा, बीटा इंटू चेंज इन टेम्परेचर इंटू ओरिजिनल एरिया, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो चेंज इन एरिया निकल जाएगा। आप लोग का कमेंट का इसका इंतजार रहेगा, देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। तो ठीक, बस आज की क्लास को यहीं तक खत्म करते हैं। और आप लोगों को अगर अच्छा लेक्चर लगा हुआ तो जाते जाते सब लोगों को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को शेयर, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर कीजिए, लोगों को बताइए कि हाँ यहाँ पे सारा चीज़ पढ़ाया जाता है, सारा टॉपिक
वाइज कवर करवा दिए हैं आप लोग को, प्ले लिस्ट से कवर कीजिए। फ्यूचर में किसी को भी पढ़ाई करना आराम से H2O स्टडी से पढ़ाई कर सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सारा चीज़ फ्री मिलेगा आप लोग को। ठीक, तो बस थैंक यू। क्वेश्चन को जरूर सोल्यूशन कीजिएगा, जितना भी क्वेश्चन दिए उसको जरूर सोल्यूशन करके नीचे कमेंट करके बताइएगा। कैसा लगा लेक्चर वो भी जरूर कमेंट कीजिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक, थैंक यू।